Goods and services tax is a indirect tax. Okay, now I am going to rectify it with another term. हमने कहा था ना आज हम डीप जाएंगे. Yes. आज हर स्टेप पे मैं एक डीप स्टेप इंट्रोड्यूस करूंगा. That is indirect tax. That is composite tax. It is a composite tax. Composite माने on goods and services both. Yes. It is a single tax on goods and services both. ये दोनों पर एक ही टैक्स है. जैसे एग्जांपल लेते हैं पहले का अगर हम एग्जांपल ले, मान लेते हैं एक कार मैन्युफैक्चरर ने कार मैन्युफैक्चर की. ठीक है, कार मैन्युफैक्चर करने के लिए वो यहाँ से टायर ले रहा है. टायर लिया, टायर उसका क्या है, एक इनपुट है. Yes, sir. डन. तो ये टायर जो उसने लिया है, इस टायर के ऊपर किसी न किसी जब ये बन रहा होगा तो इसके ऊपर क्या लगा होगा, एक्साइज. Yes. तो ये किसके ऊपर लग रहा है, गुड्स पे. ये गुड्स पे. तो इस टायर की कॉस्ट में इस गुड्स टैक्स का भी पार्ट इन्यूमरेटेड है जो इस कार मैन्युफैक्चरर ने पे किया है. लेकिन ये कार बनाने के लिए ये किसी ना किसी इंजीनियर की सर्विसेज भी ले रहा होगा. इंजीनियरिंग फर्म से डिजाइन्स बना रहा होगा, सर्विसेज ले रहा होगा. उनसे ये क्या ले रहा है, सर्विसेज. तो ये लोगों को जो कमाई हो रही है उस पे क्या लग रहा है, सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स. तो ये सर्विस टैक्स क्या है, दैट इज ऑन द सर्विस. दिस इज एक्साइज टैक्स, दैट इज ऑन द गुड्स. तो ये बोथ टैक्सेस आर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है. Yes. तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर है ना अलग अलग दो टैक्स. अभी एक आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी. That is an indirect tax and that is a composite tax on goods and services. पहला तो ये नाम क्लियर हुआ हमें. Yes. ठीक है. सबसे पहली बात हमने क्यों बोला था कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्यों आएगा, उसका पहला क्लॉज ये था कि एक नेशनल मार्केट क्रिएट करेगा. Yes, sir. ये एक नेशनल मार्केट क्रिएट करेगा. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. Yes, sir. इट विल क्रिएट द नेशनल मार्केट. आप लोग अभी किसी भी सिटी में किसी भी स्टेट के बाहर बॉर्डर पे देखिएगा. लुक एट दिस इज पंजाब, दिस इज पंजाब बॉर्डर. ओके, पंजाब. और दिस इज हिमाचल. दिस इज हिमाचल, दिस इज पंजाब. अब यहाँ से जाइए पठानकोट. यहाँ से आप जाएंगे तो ट्रकों की यहाँ पे लंबी लाइन लगी होगी. लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन लगी होगी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में क्रॉस होने में. क्यों, यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, ऑक्ट्रॉय. ऑक्ट्रॉय दैट इज एंट्री टैक्स. दैट इज एंट्री टैक्स. ऑक्ट्रॉय लिया जा रहा है, दैट इज एंट्री टैक्स. ठीक है. और ये हर स्टेट का अपना अपना होता था. हर स्टेट का अपना अपना होता था. तो मैन्युफैक्चरर क्या करते थे, समझाऊंगा जब हम बेनिफिट्स की बात करेंगे. वैसे अभी सुन लीजिए कि मैन्युफैक्चरर क्या करते थे. बिग मैन्युफैक्चरर, अब एक ट्रक को अगर एक दिन खड़े ही निकल गया तो कितना ज्यादा ट्रांजिशन कॉस्ट हैवी हो गया. Yes, sir. वो 3 दिन में 2-3 चक्कर लगा सकता था, उसका 3 दिन में मुश्किल से 1 चक्कर लगा. तो वो जितने चक्कर ज्यादा लगाता उतना ज्यादा पैसा कमाता, उसकी कमाई उतनी ज्यादा कम हो गई. Yes. तो नेचुरली वो अपने खर्चे उस 3 चक्कर की बजाय उस एक ही चक्कर से निकालना जाएगा. तो वो भाड़ा क्या करते हैं, माल भाड़ा महंगा कर देगा. Yes. अब जब ये माल भाड़ा महंगा हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरर जो है उसका उत्पादन शुल्क बढ़ गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई ना, क्योंकि वो अपना माल भाड़ा तो उसी से फिर वसूलेगा. और तो फिर मैन्युफैक्चरर इस बढ़ी हुई कॉस्ट से बचने के लिए क्या करेगा, उन स्टेट्स में सामान भेजना नहीं चाहेगा जहाँ पे ऑक्ट्रॉय टैक्स बहुत हैवी लगता है. भाई बात समझ में. तो इस वजह से पिछड़ते हुए राज्य और पिछड़ते चले जाते थे. Yes, sir. और ज्यादा पिछड़ते. तो इसीलिए अब उस स्टेट में जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो शॉपकीपर हैं, कमर्शियल सेक्टर है, ट्रेडर्स हैं, वो रोएंगे, वो बर्बाद होंगे, क्योंकि बड़ा माल पीछे से आ ही नहीं रहा है. तो फिर वो आगे सप्लाई क्या करेंगे, आगे मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे. या फिर अगर ऑक्ट्रॉय बहुत हैवी है तो स्टेट में एंटर होने के साथ साथ ही सामान महंगा हो जाएगा. तो वो ऑक्ट्रॉय टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो जिसने माल भेजा है वो उसका खर्चा उसी पे डालेगा फर्दर जो उससे वो माल परचेज करेंगे. तो अल्टीमेटली जो उस स्टेट का स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर होगा, सप्लायर होगा, ट्रेडर होगा, कमर्शियल सेक्टर होगा,
उसको रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा, तो अल्टीमेटली उनका प्रोडक्ट आगे बाजार में महंगा बिकेगा, जो कि बिक नहीं पाएगा, तो इस वजह से उनकी भी सेल में हार्म होगा। तो इसीलिए जब भी देखें कोई सरकार जीत के आने की बात करते हैं, कहते हैं चुंगी खत्म कर देंगे, ऑक्ट्रॉय खत्म कर देंगे, ऐसा बयान आपने किसको प्लीज करने के लिए बोलते हैं ये बात? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, उनको खुश करने के लिए बोलते हैं हम चुंगी समाप्त कर देंगे। आई बात समझ में थी? तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी वजह से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स नहीं हो पाता, पहला। दूसरा, नेशनल मार्केट हम कैसे क्रिएट करेंगे? आज की डेट में हमारे जो देश में लॉ थे जीएसटी के पहले, उसमें 7th शेड्यूल के अंदर 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तीनों लिस्टों में से स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में एक टैक्स लगाने की परमिशन है, दैट इज अ वैट, सेल्स टैक्स, वैट। अभी ये वैट लगाने की परमिशन है स्टेट्स की, और स्टेट्स इसे अपनी मर्जी मुताबिक लगाते हैं। तो एक स्टेट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में आते हुए, यानी कि एक एप्पल ओरिजिनेट हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र में पहुंच रहा है, तो उसके ऊपर मल्टी पॉइंट टैक्स लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम। हर स्टेट में जाके सेल टैक्स ही बदल जा रहा है। अल्टीमेटली वो गुड्स की हालत क्या ही हो जाएगी, आप सोचो, एंड कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो इस मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम को फ्री फ्लो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? जीएसटी। ठीक है, और इसी से क्रिएट होगी फिर नेशनल मार्केट। अभी यहाँ पे जो हमने टैक्स लिखा था तो क्लियर नहीं हो पा रहा था कुछ, कि टैक्स बोले तो कौन सा, एक्साइज और सेल्स और वैट, तो ये पंगा आ जाना है ना। तो एग्जांपल समझने के लिए हमने कैस्केडिंग इफेक्ट समझ लिया ना, ये तो इम्पोर्टेंट था, उसके लिए हमने उसे टैक्स मैनेज किया। दूसरा, टैक्स का रेट भी हमने यूनिफॉर्म भी ले लिया 10%, जबकि टैक्स रेट बदलता रहता है। समझने के लिए हमने टैक्स रेट यूनिफॉर्म ले लिया। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से दो चीजें निकल के आ रही है। एक्साइज है तो बोलो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और वैट है तो बोलो सेल्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स, तो हमें दो एस्पेक्ट में डिस्कस करना जरूरी है, जैसे हमने उस दिन किया था। एक हमने मैन्युफैक्चरिंग में डिस्कस किया था, एक हमने सेल्स में डिस्कस किया था। चलो आज इनको क्लब करते हैं, और पहले क्लब करते हैं फिर खोल देंगे। ठीक है, समझाता हूँ। कैस्केडिंग इफेक्ट को बढ़ाएंगे, आज हम खोलेंगे कैसे। सपोज कीजिए, ठीक है, ये मार्कर है हमारे हाथ में, तो इस टाइम पे मार्कर ही है। ये मार्कर है, कितने का है? छोटा प्राइस देंगे तो तंगी होगी, 100 रुपए का मानते हैं। सपोज करो ये पेरी कार्डन का मार्कर है, फेबर कैसल का नहीं, और पेरी कार्डन कंपनी का होगा पेरिस का, तो ये 100 का तो होगा ही मार्केट में, उनका पेन भी 150-200 का आता है। तो पेरी कार्डन का ये मार्कर है जो मैं क्लास में यूज करता हूँ अक्सर। ठीक है, अभी हुआ क्या, इसको समझना है बच्चे आराम से। आपने पेरी कार्डन का मार्कर बनाती है फोकस नाम की कंपनी। फोकस क्या बनाती है? पेन। ठीक है, अभी पेन बनाने के लिए उसको कितने तरह के रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी होगी। जैसे बोले तो इस प्लास्टिक की जरूरत पड़ी होगी, है ना, और इसके ऊपर जो चीज़ों ने इन प्रिंट या स्टिकर्स लगे हैं, इन स्टिकर्स की जरूरत पड़ी होगी, ये स्टिकर्स पेस्ट किए होंगे, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी होगी। तो वो क्या हो गए, इस पेन मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल। और जो लोग ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उनका नाम हमने डाल दिया सप्लायर। तो अभी तक हमारे 100 रुपये वाले फॉर्मूला में ये सप्लायर मिसिंग था। 100 रुपये वाले फॉर्मूला में जहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते थे, सप्लायर मिसिंग था। यहीं पे प्रॉब्लम हो रही थी ना, सप्लायर मिसिंग था ना मेरे। सीधा ही यार ना आ जा रहा था, यार ना आया किधर से, जान भी तो किसी ने दिया ना, वो सप्लायर थे, उसकी तो बात हमने की ही नहीं, है ना। तो ये सप्लायर ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया, तभी ये फोकस नाम की कंपनी अब पेन बनाएगी। अभी सपोज करनी है मेरी बात बच्चों, ये जो 50 रुपए का अल्टीमेटली माल सप्लाई किया इन्होंने किसको? फोकस कंपनी। तो 50 रुपीज का माल सप्लाई हो गया। ठीक है, यस सर।
50 रुपीज की इन भाई साहब ने उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कर दी। 50 रुपीज की इन्होंने उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कर दी। मैंने पेन का फुल ओरिजिनल फॉर्म दे दिया, तो 50 और 50 क्या हो गया? 50 और 50 अब आ गए 100 रुपए वाला यार वाली सिचुएशन में, है ना। और उस 50 और 50 के सामान को जब इन्होंने परचेज किया था इनसे जब ये सामान लिया था, उसके ऊपर लगा था इनको उस टाइम पर वैट, क्योंकि इन्होंने उनसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया। तो इन्होंने जब वो रॉ मटेरियल सप्लाई किया तो इनको क्या लगा होगा? वैट। वो वैट ये सप्लायर किससे चार्ज करेंगे? जैसे ही इन्होंने कोई सामान अपना बेचा, इनको क्या लगा उसके ऊपर? वैट। वैट किसने ले लिया इनसे आके? स्टेट गवर्नमेंट। डन। तो वो वैट की कीमत ये किससे वसूलेंगे? फोकस। ठीक है, वैट की कीमत ये किससे वसूलेंगे? फोकस। व्हाई? बिकॉज वैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। डन। दूसरा, ये कब लगा इन सप्लायर्स को? जब इन्होंने वो बेचा। अल्टीमेटली इन्होंने भी तो वो सामान या तो मैन्युफैक्चर किया होगा या कुछ कहीं से लिया होगा। अगर मैन्युफैक्चर किया तो एक्साइज ड्यूटी भी लगी होगी, और अगर नहीं तो जो पीछे से लिया हुआ जिनको पीछे से वैट पड़ा हो वो देगी बात। सो द थिंग इज कि हम वैट को मान के चलते हैं कि वैट लगा। इन्होंने वैट लगा करके इस पर्सन को दिया, तो उसकी कॉस्ट आई 50। उसकी कॉस्ट आई 50। तो मान के चलेंगे इस 50 में भी टैक्स एम्बेडेड है, इस 50 रुपीज में भी टैक्स एम्बेडेड है। उसके ऊपर उसने वैल्यू एडिशन किया 50 रुपए का और पेन को फाइनल फॉर्म दिया। तो उस वैल्यू एडिशन के प्रोसेस के दौरान वो कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके ऊपर लग रहा है एक्सरसाइज टैक्स। एक्सरसाइज टैक्स, दैट इज एक्साइज। वो कितने लगी? 10%। तो पेन कितने का हुआ है? 100 का। 50 रुपीज पीछे से सप्लाई कॉस्ट, 50 रुपीज वैल्यू एडिशन और 10% टैक्स। तो अल्टीमेट कीमत कितनी हो गई? 110 रुपया। टैक्स कितना गया भारत सरकार को? मतलब किसी भी सरकार को टैक्स कितना गया? यहाँ पर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग है ना ये, तो ये गया सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सामान हो गया 110 का। इतना तो क्लियर। ये मैन्युफैक्चरर के एंड पे हो रहा है। मैन्युफैक्चरर के बाद कौन आएगा? डिस्ट्रीब्यूटर, बड़ा वाला डिस्ट्रीब्यूटर। अब 110 रुपए का पेन तो बनने में लगा है मेरे बच्चों। ये पेन जैसे ही इस मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए निकलेगा, मैंने कुछ खरीद फरोख्त हुआ है, सेल हुई है, तो सेल होगी तो क्या लगेगा? वैट। वैट किस पे लगेगा? 110 पे लगेगा। 110 पे वैट लगेगा। मान लो 12% लगता होता था, हमने माना 10% ही। 110 पे 10% वैट लगा, कितना हो गया? 121 रुपए प्लस 11 रुपए। तो ये सामान इसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितने में पहुंचा? 121 रुपए में। माने कि डिस्ट्रीब्यूटर को 121 में पड़ा। ये तो डिस्ट्रीब्यूटर की इनपुट कॉस्ट ही है। अब इसको खोलते हैं, 121 को खोलते हैं, है ना। 121 में से 100 अगर देखें तो वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट। ठीक है, डन। यस सर। आई बात समझ में? यस। क्यों? डिस्ट्रीब्यूटर से समझ में 121 कैसे होगा? 100 110 हो गया। 110 का 10%। इसके बाद 10% वो टैक्स लगा। ठीक है, इसका 10 एक्साइज ड्यूटी और नहीं, एक्साइज ड्यूटी तो मैन्युफैक्चरिंग में होती है ना। लगा दो। अब मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैंने कोई सामान बेच बना लिया, मैंने बनाने की वजह से एक्साइज ड्यूटी भर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैं वो सामान आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचूंगा तो सामान बिक गया ना। अब डिस्ट्रीब्यूटर चाहे उसे खा जाए चाहे उसे फर्दर बेचे, लेकिन उसके ऊपर सेल टैक्स तो लगना ही है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने जब वो सामान बेचा तो उस पर लगा वैट। वो वैट लिया आकर के स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसके ऊपर लगा इनटू 10% वैट, ठीक है। तो वो किसने ले लिया? वैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये किसने ले लिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसने ले लिया? स्टेट गवर्नमेंट।
तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर को चीज कितने में मिली? 121 रुपए में, ठीक है। अब 121 रुपए में से अगर हम देखें तो 100 रुपया तो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 10 रुपया क्या है? एक्साइज, और 11 रुपया क्या है? वैट। इसको जो 21 रुपए में चीज पड़ी वो इतने की है, इसमें 100 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 10 रुपया एक्साइज है और वैट है 11 रुपए, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेरे पास जो सप्लायर है सामान सप्लाई किया था और हमने उस वैट के अमाउंट पे ही फिर से वैट लगाया। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई, आप समझो इसको। दूसरा 100 रुपए का पेन है, इसको बुला भी देते हैं, 100 रुपए का पेन है, फॉर्मूला कितना बदल जाएगा? 10% CGST, 10% SGST, तो चीज कितने की हो गई? 120 की। लेकिन अभी चीज कितने की हो रही है? 121 की। क्यों? क्योंकि 100 पे पहले 10% लगा तो वो है 110%, 110 रुपया, और फिर हम 110 पे लगा रहे हैं 10%, तो वो हो जा रहा है 121, है ना। तो ये भी तो 1 रुपए का कैस्केडिंग था, है ना। तो इसको जीएसटी की लैंग्वेज में बोला जाता है देयर शुड बी सेम बेस रेट फॉर द एसजीएसटी और सीजीएसटी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, अब मैंने यहाँ पर एक और स्टेप है जो नहीं दिखाया था, अब दिखाता हूँ, जिसपे ये कंफ्यूज हुई है अर्शी। स्टेप को खोलते हैं, सारा रफ करता हूँ और इसको खोलते हैं। इधर आओ। 100 रुपया है पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है, इस पे 10% नहीं लगती होती थी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी का रेट रहता था 8% से 24%, और उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगता था। एक्साइज ड्यूटी 8% से 24% प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ऐसा एक्साइज ड्यूटी को बोला जाता है। मान लेते हैं 22% टैक्स बोला गया कि 100 रुपए पेन मैन्युफैक्चर हुआ तो 22% टैक्स लगा। डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा कि मैंने जो 100 रुपया टैक्स लिया है, 100 रुपया का सामान लिया है, मेरे को इस पे 20 रुपया टैक्स पड़ गया, ऐसा करके बोलेगा, ठीक है। तो उसमें 10% एक्साइज ड्यूटी निकला था और 10% उसमें निकला था सेल टैक्स। तो ये कंबाइंड फिगर ली जाती थी मैन्युफैक्चरर के एंड पे, 20% बोलते थे या 22% बोलते थे। उसको जब खोलते थे तो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग टैक्स अलग निकलता था, एक्साइज ड्यूटी, और वैट का टैक्स अलग निकलता था, जिसको हम सेल टैक्स बोल देते थे। आई बात समझ में? सो यहाँ पर अब कभी अगर कंबाइंड फिगर आ जाए तो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का काम ही है चीज को सप्लाई करना, मैन्युफैक्चर का काम ही है चीज को सप्लाई करना, अल्टीमेटली उसको बेच देना। तो बाद में वो इन्वेंट्री की प्रॉब्लम क्रिएट हो, बाकी चीजें हो, दैट इज अनदर थिंग। सो मोस्टली बुक्स में ये फिगर इकट्ठी दिखा देते होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इसे अलग से भी मैनेज करते हैं। क्यों? कई बार मैन्युफैक्चर होकर के बाद चीज नहीं भी बिकती, लेकिन आपने सेल टैक्स तो भर दिया ना उसका, तो फिर प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए मैंने खोल के दिखाया, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन कर देते हैं। इतना समझ आया ना? तो मुद्दे की बात ये है कि अभी तक आप सिर्फ पहुंचे हैं कहाँ? हम वैट की दुनिया में आए हैं। ये हम सेल टैक्स की प्रॉब्लम से निकल के वैट की दुनिया में आएंगे। अभी ये प्रॉब्लम वैट में नहीं रह जाएगा, वैट में ये प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं एक मोबाइल सप्लायर से 10,000 में एक मोबाइल सप्लाई किया, ठीक है। किसको? छोटी करते हैं चेन को, रिटेलर को, ठीक है। रिटेलर ने मोबाइल किसको देना है? कंज्यूमर। डन है ये तीनों। 10,000 का मोबाइल सप्लायर ने रिटेलर को दिया, इसमें से मैन्युफैक्चरिंग वाला तो निकल ही गया है ना, सिंपल एग्जांपल कर दिया हमने। तो 10,000 के ऊपर हमने टैक्स कितना लगाया? 10%, ठीक है। 10,000 पे 10%। तो अल्टीमेटली जैसे ही सप्लायर ने मोबाइल बेचा तो 10,000
प्लस 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000 उससे कौन ले गया छीन के उसी टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट वैट डन यस सर ठीक है पहले भी हम इसको वैट नहीं लिखते हैं सेल टैक्स ही लिखते हैं फिर वैट का जमाना है सेल टैक्स अल्टीमेटली रिटेलर को कितने का पड़ा वो 11,000 तो आप एक बात देखिए यहाँ पर इसको इस एक्चुअल में टैक्स सबमिट किसने करा टैक्स फाइलिंग किसने करी रिटेलर दिस इज द प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट कौन कर रहा है टैक्स पेमेंट नहीं पूछा मैंने यहीं से तो फिर जीएसटी उस दिन जो गड़बड़े हो रही थी थोड़ी सी वो आज रेक्टिफाई होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट समझने के लिए अब ये स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स फाइल किसने करा सरकार के खजाने में टैक्स जाके भरना किसको है मोबाइल सप्लायर सरकार उसको कहती है तूने बेचा तू भर तूने बेचा तू भरेगा तो 1,000 रुपीज सेल टैक्स की फॉर्म में कौन भर रहा है सप्लायर तो सप्लायर उसको किसकी कॉस्ट में जोड़ देता है अपनी सेलिंग प्राइस में ही क्योंकि सरकार सप्लायर अपना बोझ किस पे लाद रहा है सामने वाली पार्टी पे रिटेलर पे दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स अगर ये सप्लायर कोई पे करना है अपनी कमाई में से ही तो ये तो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स वो तो फिर इनकम टैक्स हो गया इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा ना होगा सरकार ने सेल टैक्स लगाया किस पे लगाया सरकार थोड़ा ना जानती कौन ले गया हो गया सुनो ना देखो मैं और हरमनजीत है मैं तो सप्लायर हूँ मेरा तो पता है मेरे यहाँ से ये मोबाइल बिका इन्होंने ले लिया है ना मैंने तो बेच दिया ये इन्होंने ले लिया अब ये कंज्यूमर हैं रिटेलर हैं होलसेलर हैं भाड़ में जाए सरकार को क्या सरकार देखती है ट्रांजैक्शन किसने करा मैंने बेचा किसने मैंने मैं तो सरकार मुझसे लेगी सरकार टैक्स किससे लेगी मुझसे लेकिन मैं इस टैक्स का बर्डन ट्रांसफर किस पे करूंगा इन पे मैं कहूंगा मेरा 10,000 का मोबाइल है अभी जैसे तुझे दूंगा 1,000 रुपया उन्होंने ले जाना आकर के मेरे सर पे चढ़ के तो इस पे 1,000 भी जोड़ 11,000 चल ले 11,000 मुझे दे 11,000 इनसे लिया 10,000 अपने गले में डाला 1,000 सरकार को दे दिया टैक्स फाइलिंग किसने करी सप्लायर टैक्स पे किसने करा रिटेलर टैक्स फाइल किसने करा सप्लायर ने लेकिन टैक्स पे किसने करा था रिटेलर ने ओके रिटेलर टैक्स पेयर टैक्स पे तो वही कर रहा है बेचारा लेकिन टैक्स फाइल किसने करा सप्लायर अक्सर जिंदगी में एक याद रखना ऑलवेज टैक्स पेयर जो होगा वो बायर होगा और ऑलवेज जो टैक्स फाइल करेगा वो कौन होगा सेलर फंडा समझ में आ गया सेलर हमेशा टैक्स फाइल करता है और बायर हमेशा टैक्स पे करता है ये अपने इंडिया का स्कूल है बातें करोगे अपने घर वालों से हम मोबाइल लेके आए 12,500 का वहीं पे बैठा मैं भी सुन रहा था मुझे चाय पे बुलाया गया था अब मैं आपको कुछ समझाऊंगा कि आप कैसे ठगे गए इस पुराने टैक्सेशन सिस्टम में तो फिर आप समझेंगे पूछेंगे इसका हल क्या है मैं आपको बताऊंगा कि आने वाला है 2005 में वैट है ठीक है अब 12,650 की बात करें डन टोटल इसमें से पहले हम टैक्स कंपोनेंट देख ले कि टैक्स कितना बार दिया गया और क्या क्या दिया गया सबसे पहले टैक्स कितना दिया गया इस पे 1,000 फिर टैक्स कितना दिया गया 1150 अल्टीमेटली ध्यान से बात करेंगे अल्टीमेट कंज्यूमर ने टैक्स कितना दिया लास्ट अल्टीमेटली टैक्स कितना गया है किसी की जेब में 1150 ना तो हमें इसी का रोना था ना टैक्स का ही ये सारा डिलीट कर देते हैं इसको बाइफरकेट करते हैं 1150 को अल्टीमेट सारा एंड मोबाइल पे 1150 का ही टैक्स किया ना इतने का टैक्स किया ना हम इसकी बात करते हैं 1150 के टैक्स की ठीक है खोले इसको 1150 के टैक्स इसको हम खोलते हैं 1,000 प्लस 100 प्लस 50
1150, ये कितना होता है 1150, ठीक है। इस 1150 वाले टैक्स में ये 1000 टैक्स कौन सा है, सप्लायर वाला डन। ये 50 रुपए टैक्स कौन सा है, वैल्यू एडिशन पे लगा, यही पूछ रहा था ना हमने। ये 100 रुपया टैक्स, ये 100 रुपया टैक्स किस पे था, ये 10,000 प्लस 11,000, तो 11,000 का 10% कितना होता है 1100, 1100 100 डन। तो हमें 1000 तो पहले दिया ही हुआ था, हम 1000 के ऊपर भी और एक टैक्स दे रहे हैं, वो है 100 रुपया फालतू। तो ये 100 रुपया इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार के पास टैक्स कितना जाना चाहिए 1050, सरकार के पास टैक्स कितना चाहिए 1050, क्यों, क्योंकि इस पूरी सप्लाई चेन के दौरान कहीं पे तो एक बार तो वैट लगना बनता ना। यस सर। वो किसको लगना पड़ता है, कंज्यूमर को। तो शुरू से लेके एंड तक अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू देख लें उस प्रोडक्ट की, तो इनिशियल प्रिंसिपल वैल्यू वाज 1000, सॉरी 10,000, और 10,000 का 10% कितना होता है 1000, तो इतना तो जायज देना ही पड़ेगा, इसमें कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं। और उसने जो चीज खरीदी है वो डेवलप्ड फॉर्म में, एनहांस्ड वर्जन में, उस पे वैल्यू एडिशन हुआ है, तो वैल्यू एडिशन में प्रॉफिट मुनाफा अपनी जोड़ी गई है, आर्ट एंड टैलेंट जोड़ा गया है, तो वो कितना था 500, तो 500 पे 10% जुड़ा है, कितना होता है वो 50 रुपया, तो वैल्यू एडिशन पे भी कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो 1000 प्लस 50, 1050 तो इसको टैक्स देना ही बनता था, तो 1050 ही एंड कंज्यूमर ने टैक्स देना है वैट में। सेल टैक्स में कितना दे रहा था 1150, वैट में कितना दे रहा है 1050। क्यों ऐसा कर रहा है वो, क्योंकि जब उसने सामान लिया था 10,000 में, उस पे जुड़ा सेल टैक्स 10% के हिसाब से 1000, वो हो गया 11,000। अब ये भाई साहब 11,000 पे ये 500 रुपए ऐड कर रहे हैं, ना कि 10,000 रुपए पे ऐड कर रहे हैं। 10,000 पे 500 नहीं ऐड कर रहे हैं, 11,000 पे ये 500 ऐड कर रहे हैं, तो चीज हो गई 11,500। अब ये 11,500 के ऊपर 10% टैक्स लग रहा है, तो वो बना 1150, जबकि इसमें ऑलरेडी वो 1,000 रुपया टैक्स जुड़ा हुआ है जो हमने पहली स्टेज में पे किया था। तो उस टैक्स के ऊपर फिर से आप 10% टैक्स ठोक रहे हो, तो 1,000 रुपए का 10% 100 रुपया, तो 100 रुपया आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो उस 100 रुपए को निकाल दो तो ये वैट हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। मोबाइल कितने का 10,000। टैक्स कितना लगा कितने का आया यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। कितने का आया इनको मोबाइल कितने का पड़ा 11,000 का। किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ पर? इन्होंने उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कितना करा 500। मोबाइल कितने का हो गया 11,500। ये मोबाइल की कॉस्ट हो गई अल्टीमेटली इस टाइम पर। टैक्स कितना लगेगा टैक्स कितना लगेगा 11%। नहीं वहाँ पे कितना लगा हमने 10%। टैक्स किस पे लगेगा 11,500। इस फिगर पे लगेगा 11,500 का 10% कितना होता है 11,500। कितना टैक्स लगा 1150। तो 11,500
500 प्लस 1150 कितने हो गए 12,650। ठीक है, कंज्यूमर को ये चीज कितने में पड़ी 12,650 में कंज्यूमर ने ये चीज ली अल्टीमेटली, है ना। 12,650 में से जो लास्ट सेलर था ये बायर है ना, तो लास्ट सेलर ने उससे टैक्स कितना लिया लास्ट सेलर ने उससे टैक्स कितना लिया 1150। 1150 उसने टैक्स ले लिया तो कितने अमाउंट बची 11,500। ये 11,500 की अगर हम फिगर को बाइफरकेट करें तो क्या निकल के आता है 10,000 की प्रिंसिपल। बेस वैल्यू लिख दो यहाँ पे, बेस वैल्यू प्लस 1,000 इसका टैक्स बोले तो फर्स्ट सेल टैक्स और प्लस 500 वैल्यू एडिशन। डन। ये तब तक का जब तक कंज्यूमर को बिकाने। इसमें बेस कितना निकल के गया 10,000, इस पे सेल टैक्स कितना लग चुका है 1,000 रुपया, इस पे वैल्यू एडिशन कितनी हो चुकी है 500 रुपये। ठीक है, हमने फर्दर अभी इसको ये मोबाइल बेचना है। ठीक है, हमको राइट किस किस के ऊपर टैक्स लगाने का है अधिकार, अब बची हुई चीजों पे और किसी चीज पे हमें कोई टैक्स लगाने का राइट नहीं ना, है ना। 10,000 पे 1,000 टैक्स लग चुका है पहले ही, तो ये पहले ही लग चुका है। ठीक है, ये पहले ही लग चुका है। इस पे नहीं लगा तो इस पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो 1,000 ठीक है प्लस 50 अपने को जेन्युइन टैक्स कितना लगाना बनता 1,050। ठीक है, कितना लगाना बनता है 1,050। अब ये 1,050 हमने अमाउंट किस में जोड़नी है 1000 क्या है टैक्स पेड ऑन द फर्स्ट अमाउंट 10,000। 50 क्या है टैक्स पेड ऑन द सेकंड अमाउंट। तो 10,500 को ऐड करेंगे तभी तो उसकी इक्विवेलेंट टैक्स आएगा 1,050। तो 10,500 प्लस 1,050 11,550 और मोबाइल से कितने में मिल रहा था कितना फर्क पड़ गया जीएसटी आने से, ये वैट आने से, सॉरी जीएसटी बोलो वैट 1100 का टोटल बेनिफिट हुआ। इसको बाइफरकेट करो, एक फिगर निकलेगी 1000 और एक फिगर निकलेगी 100। 100 रुपए वाला फालतू टैक्स निकाल दिया हमने और 1000 रुपए वो जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे बार बार वो निकाल दिया हमने। ठीक है, किसी 1000 रुपए का रपड़ पड़ रहा था ना तो निकाल दिया हमने। This 1100 is input tax credit. This 1100 is input tax credit. इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तभी तो वो सप्लाई चेन से बाहर निकला ना, किसी ना किसी को तो वो मिला है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ है ना, वरना वो सप्लाई चेन से बाहर कैसे निकलता। अब समझाता हूँ वो कैसे हुआ, ये जादुई करिश्मा कैसे हुआ। यू वांट टू नो? अब सिर्फ 1 2 3 स्टेप में आंसर खत्म। ठीक है, ओके, हमने बॉडी खोली, अंदर से अच्छे से हमने पैंक्रियास चेक किया, ट्रीटमेंट किया, अपन बॉडी को क्लोज करके बाहर से उसका लास्ट में कंक्लूजन पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सुंदर सी सरकार की कोटली है, इसमें 1000 तो आएगी, एक बारी तो आएगी। इधर चीज कितने की हो गई 11,000 उस पे उसने वैल्यू एडिशन किया कितने की हो गई 11,500 11,500।
11,500 पे फिर 10% टैक्स लगाया तो कितना लगा? 1150। ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, इसको अगर खोलते हैं, एक बार 1000 इधर और ये 11,000 वाली फिगर, एक बार 1000 इधर, क्या अगर दो बार 1000 लेना बनता है भाई? जायज है क्या ये बात? अब दो बार 1000 टैक्स ले रहे हो, है ना? पहले हमने 10,000 की चीज पे एक बार 1000 रुपया टैक्स ले लिया, और 10,000 की चीज पे फिर एक बार 1000 रुपया टैक्स ले लेंगे क्या? नहीं लेना बनता। तो कितने पे टैक्स लेना बनता है? 50। किस पे? 500 पे। हमने 50 लिया, उसको इसमें जोड़ा, टैक्स बना 1050, टैक्स बना 1050। आई बात समझ में? तो 11,500 पे 10% टैक्स जब हम लगा रहे हैं तो बन रहा है 1150 रुपया, है ना? ये 1150 रुपया, ये 1150 रुपया अकेला सेल टैक्स ही है, ये अकेला सेल टैक्स ही है। और ये सेल टैक्स ऐसा क्यों बन पा रहा है? इसमें दो कंपोनेंट आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो फिगर्स हैं। ये 1150 का जन्म हुआ दो फिगरों से, 11,500 से। एक फिगर से जन्म, हमारे पास 1150 रुपया है ना, तो ये दो फिगरों से जन्म ले गया। एक फिगर है 11,000, एक फिगर है 500। तो 11,000 वाली फिगर में से जन्म हो रहा है 1100 का, और 5,000 वाली फिगर में से जन्म हो रहा है, 500 वाली फिगर में से जन्म हो रहा है 50 का। तो टोटल हो जा रहा है 1150 ना। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। ये 11,000 से 1100 का जन्म हो रहा है, ठीक है? तो ये 11,000 में ऑलरेडी 10,000 प्लस 1,000 है ना? तो इसमें 1000 तो ऑलरेडी उस स्टेज पे पे किया हुआ है ना। होगा क्या? ये है, दिस इज इन द, ये चेन में है, लेकिन होगा क्या? ये 1000 तो इसने ऑलरेडी पेड किया हुआ था ना, तो दिस 1000 इज टैक्स पेड ऑन इनपुट। इसको जो इनपुट्स आई उस पे इसने कितना टैक्स पे करा है? 1000। उस पे इसने कितना टैक्स पे करा हुआ है? 1000। डन? आई बात समझ में? अभी जितना टैक्स इसने पे करा हुआ है इनपुट में, वो टैक्स इसको सरकार को क्या करना पड़ेगा? जैसे ही ये टैक्स पे करते हैं इनपुट कॉस्ट में, उसे यहाँ पर एक जगह पे मेंशन कर देते हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वहाँ पे मेंशन हो जाता है कि मैंने ये सो एंड सो सामान परचेज किया और उस पर मैंने 1000 रुपीज पे किया। तो ये 1000 रुपीज क्या हो गया इसके लिए? ये इसका क्या है? एसेट। जो बायर है, जो रिटेलर था, इसका ये क्या है? एसेट। क्योंकि कभी ना कभी ये इसको वापस लेगा किसी न किसी फॉर्म में, तो ये इसकी पूंजी हो गई, एसेट ही हो गया। और ये किसके सर के ऊपर क्रेडिट है? गवर्नमेंट के सर के ऊपर ये क्रेडिट है। तो इसका जो इनपुट टैक्स है वो क्रेडिट है किसके सर पे? गवर्नमेंट के सर पे। ठीक है? आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट वो पैसा इसको क्रेडिट करके देगी, इसको देगी वापस। दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको मिटाऊं अभी? 1000 रुपया ये 10,000 प्लस 1,000, 1000 रुपये ये पे कर चुका था ना, इसको भी ये 1000 रुपया वापस चाहिए ना, किसी भी कीमत पे लेके रहेगा ये। अभी ये कैसे वापस लेगा देखना। इसने सामान बनाया कितने का? 11,500। इसने अल्टीमेटली टैक्स कितना वसूला? 1050। अल्टीमेटली ये कितना टैक्स वसूलेगा? 1050।
उसमें से ये अपना 1000 माइनस कर लेगा। इसने टैक्स रिसीव कितना, टैक्स पेड ऑन इनपुट माइनस टैक्स रिसीव्ड ऑन आउटपुट। तो टैक्स पेड ऑन इनपुट कितना है, टैक्स रिसीव्ड ऑन आउटपुट कितना है, 1050। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना बचा, 50। इसने वैल्यू एडिशन कितने का करा था, 500 तो इसको अल्टीमेटली इसको सरकार को टैक्स कितना भरना है, ये कितने का टैक्स फाइल करेगा, 50 का। और वो 50 किससे लेगा, कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर के सर पे चढ़ गया ये 50 रुपया। ठीक है, प्लस इसने टैक्स कितना फाइल किया था, 1000 रुपया। तो 1050 रुपया अल्टीमेटली टैक्स है। ठीक है, 1050 इज द अल्टीमेट टैक्स जो कंज्यूमर को पे करना पड़ा, क्योंकि उसमें से 1000 इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जा चुका है। उसमें से 1000 इन द फॉर्म ऑफ इनपुट